BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय देने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं है, क्योंकि बात चाहे केंद्रीय राजनीति की हो या फिर मध्य प्रदेश की, राजनीति में वो एक जाना पहचाना नाम है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रहलाद जी, मैं पहला सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी युवा मोर्चा से आपका जो राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ वो केंद्र में मंत्री होते हुए प्रदेश में अब मंत्री तक पहुँचा है। इस राजनीतिक सफ़र को आप कैसे देखते हैं? दीनदयाल जी का एक मंत्र है, चरे बेती चरे बेती, चले चलो मंजिल जरूर बदलेगी, अगर रुक जाओगे तो ठूठ बनकर रह जाओगे। ये दीनदयाल जी का बड़ा अच्छा स्लोगन था। हम छात्र राजनीति में थे, मेघराज जी के संपर्क में आए, प्यारेलाल जी के संपर्क में आए, तो मुझे नरसिंहपुर ज़िले में काम के लिए पहुंचाया संयोजक बनाकर। मैंने काम करके उनको बता दिया कि ये काम तैयार है, किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, तो मुझे ज़िले का अध्यक्ष बना दिया। बाद में मुझे विभाग प्रमुख बनाया। प्रदेश के पदाधिकारी के बाद 2 ज़िले होते थे, मेरे पास 5 ज़िले थे, संगठनात्मक ज़िले। फिर मैं मंत्री बन गया प्रदेश में, फिर महामंत्री बन गया 86-87 में। और क्रांति मसाल यात्रा ने युवा मोर्चे को एक नई पहचान दी। शिवराज जी अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, बाकी टीम थी। और अचानक ही उसके बाद जैसे ही 89 का चुनाव आया तो मुझे कहा गया कि मतलब ऐसी चर्चा शुरू हुई कि मुझे सिवनी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तब तक उस क्षेत्र में पार्टी का कोई उम्मीदवार जीता नहीं था। 77 में हम जनता पार्टी से ज़रूर जीते थे, लेकिन सिवनी में भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीता था। बाद में गठबंधन में वो सीट चली गई, उस विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन सिंबाल मुझे मिल गया और परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं बागी बन के लड़ा। पार्टी ने मुझे बाहर किया, लेकिन चुनाव जीत गया। बस ऐसी एक राजनीतिक शुरुआत थी। क्योंकि जबलपुर में छात्र राजनीति करता था, तो जबलपुर में जो टीम थी, उस टीम ने, जनता ने वो चुनाव लड़ा और हम चुनाव जीत गए। दुविधा थी। और उसके बाद फिर अटल जी का टेलीग्राम आया, संसदीय दल की बैठक में बुला लिया गया और फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू हो गई। अच्छा, आपने जो किस्से सुनाए उसमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, लेकिन क्या वाकई में आपके व्यक्तिगत जीवन में राजनीति का सफ़र इतना ही आसान रहा या कहीं कुछ परेशानियां भी हुई जिनको लेकर आपको लगा कि नहीं, आसान तो नहीं रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन बातों का कितना उल्लेख करना चाहिए। जब मुझे सिंबाल नहीं मिल गया, लेकिन पार्टी ने मुझे बाहर किया बाद में। उसमें पटवा जी थे, कैलाश जी अध्यक्ष थे। मुझे पार्टी से बाहर किया गया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि मैंने तो कोई टिकट मांगी नहीं थी, पैसे भी नहीं होते थे। तो वो परिस्थिति बहुत विषम थी, उसकी चर्चा कभी बैठ कर विस्तार से करेंगे। आसान तो नहीं रहा। मेरे राजनीतिक जो शुरुआत हो या बाद के समय हो, वो बहुत कठिन दौर है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की सरकार के निशाने पर हम हमेशा रहे। हमारी भी सरकार रही तो हमें कोई फेवर नहीं मिला ऐसा, बल्कि हमारा मतांतर होने के कारण हमको कठिनाइयाँ आई। ये स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। प्यारेलाल जी संगठन के बड़े पुरोधा थे, उनसे हमारा बड़ा अच्छा संबंध था। तो जो बारीकियां संगठन की या जो चुनौतियां आती हैं, तो एक कहानी वो कहते थे कि देखो, किसी को सज़ा मत मानो। जंगल कोई तुम्हें भेज दे तो कुछ नहीं करो, 1 बाई 100 मीटर का एरिया आइडेंटिफाई करो, झाड़ गिरना शुरू करो। फिर अब झाड़ पूरे हो जाएं तो फिर एक कोई झाड़ की किस्में ले लो, वो कितने हैं वो गिरना शुरू कियो। लोगों ने तुम्हें सज़ा देने के लिए पहुंचाया है, तुम वहाँ से कुछ प्राप्त करके आओ, लेकिन काम ढूंढो और काम करते रहो। तो ये मत मानो कि सज़ा दी है। उनकी ये बात ने मुझे संबल दिया। संगठनात्मक बारीकियाँ वो बहुत सहज भाषा में कहते थे, और उसी का परिणाम है कि फिर जीवन में आपके परिणाम पक्ष में आते हैं कि खिलाफ में जाते हैं, कौन क्या करता है, इन बातों का बहुत फर्क पड़ता नहीं। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने जबलपुर से आदर्श साइंस कॉलेज से BSc में ग्रेजुएशन किया, फिर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से आपने फ़िलासफ़ी की पढ़ाई भी की, आप एडवोकेट भी हैं
और फिलहाल राजनीति भी कर रहे हैं। जीवन का कुछ और हासिल करना भी अभी बाकी रह गया है क्या? नहीं, जब मैं वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंने कराया तो उस समय अंग्रेजी अनिवार्य थी और टाई, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। डिग्री तो पहले कर ली थी, रजिस्ट्रेशन मेरा 87 में हुआ। तो जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी कंपल्सन नहीं है और टाई के साथ फ़ोटो आवश्यक नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन तो मैंने तब कराया। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में मुझे लगता था कि ये गलत है, तो फिर मैं मानता नहीं था। तो यही चीज़ें हैं जिनने हमको ताकत भी दी, और हम बारीकी के साथ में चीज़ों को देखें और फैसले करें, शायद उससे सीखने भी मिला है। अच्छा, ये टाई वाला किस्सा कुछ बताएंगे? स्टेट बार काउंसिल का नियम था वो। अच्छा, नहीं, आपको क्यों पसंद नहीं था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं मानता था कि ये अंग्रेजियत है और इसकी ज़रूरत क्यों है। भाई आप बैंड लगाते हैं वकील का, वो तो समझ में आता है, लेकिन टाई के साथ फ़ोटो होगी तभी रजिस्ट्रेशन होगा, ये तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर आपकी बात से उस वक्त में कुछ बदलाव की सुगबुगाहट हुई कुछ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसी के बाद रजिस्ट्रेशन कराया मैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को कहा कि भाई अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन 87 में हुआ, डिग्री तो मेरी पहले हो गई। तो आपने वकालत की कुछ वक्त, कितने वक्त? नहीं, कपड़े भर सिलवाए, शिवराज जी पहुँच गए। शिवराज जी दूसरी बार प्रदेश के अध्यक्ष बने, गोटेगांव में ही थे हम दोनों लोग। जब वो रेडियो होता था, कोई बाकी कम्युनिकेशन नहीं होता था, रेडियो में आया कि शिवराज जी वो मुझे अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कहा कि नहीं, देश सेवा के लिए काम करना है, छोड़ो सब। तो मेरे एक एडवोकेट मित्र थे, उनको मैंने अपना पैंट शर्ट दे और कोट दे दिया। एक जोड़ी मैंने पैंट शर्ट तो रख लिए थे, लेकिन वो कोई काम के नहीं थे, वकालत तो कभी की नहीं। हाँ, मुझ पे जो मुकदमे लगे थे वो जरूर मैंने लड़े। आपने खुद अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों की? हाँ, और इतनी बड़ी संख्या थी कि वकील लोग रहते थे, लेकिन मैं चूँकि लॉ ग्रेजुएट था तो चीज़ों को समझता था, कानूनी पहलू आप समझ सकते थे। अच्छा, ये तो चलिए आपके शुरुआती जीवन के बारे में हो गए, लेकिन मैंने और भी पढ़ा आपके बारे में। आपका जब आप समझदार हो गए, यानी कि आपका राजनीतिक तौर पर आना शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही आप भक्त भी बहुत बड़े हैं। नर्मदा जी की आपने 2 बार परिक्रमा की है। आप खेल प्रेमी भी हैं, आप वॉलीबॉल भी पसंद करते हैं, आप बास्केटबॉल भी पसंद करते हैं। इतनी विविधता जो है आपके जीवन में, इसकी कोई ख़ास वजह है? पिताजी, मेरे परिवार में अखाड़ा था। हम अगर अखाड़े में नहीं जाते थे तो हमको दूध नहीं मिलता था, सज़ा भी मिलती थी। तो खेलना भी उतना ही अनिवार्य था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और वो हमेशा शहीदों की बात करते थे, और वो कहते थे कि शरीर को स्वस्थ रखना और संयमित रखना, इस पर हमारे परिवार में जोर था। तो वो हमारी ख़ानदानी विरासत थी परिवार की, जिसमें अखाड़े में भी हम जाते थे। खेलते ही थे। मैं हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी सबका प्लेयर था। हॉस्टल में टेनिस भी खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था। जब आप फिट होते हैं तो कोई भी खेल लेते हैं। आप दौड़ भी सकते हैं, लॉन्ग जंप भी कर सकते हैं, लंबी दौड़ भी दौड़ सकते हैं। ये सब हमारे यहाँ, मुझे लगता, मैं, मेरे छोटे भाई, वो तो चैम्पियन था कॉलेज का, तो सारे स्पोर्ट्स को मिला के जो चैम्पियनशिप होती है वो उसमें मुनव्वी उसमें थे। तो खेल हमारे परिवार की परंपरा थी। आपके बारे में जब आपको कोई व्यक्ति देखता है तो उनको ऐसा लगता है कि एक सख्त मिजाज व्यक्ति, एक लंबे चौड़े कद के व्यक्ति, जो शायद बहुत सख्त होंगे अंदर से। लेकिन मैं आपके जो राजनीति से अलग काम है उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो पता चला कि आप नेत्रदान के लिए भी शिविर लगवाते हैं, आप रक्तदान के लिए भी शिविर लगवाते हैं, आप गरीब बच्चों के जो पढ़ाई का खर्च है वो भी संस्थाओं के ज़रिए उनकी मदद करवाते हैं। तो प्रहलाद पटेल के अंदर का जो प्रहलाद है उसकी आवाज़ आखिरकार क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि स्वाभिमानी होना बुरी बात नहीं है। कोई आपको अहंकारी समझ ले, जो उसकी गलती है, आपका शायद कोई दोष होगा, पर मैं मानता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा है कि आप अपने निर्णय पर फर्म रहिए। यदि आप किसी बात का विरोध करते हैं तो उसके लिए लचीलेपन की ज़रूरत है। जब आप परीक्षा दे रहे हो तब सख्त रहिए। तो मैं चुनाव के समय सख्त रहता हूँ। अगर कोई शराब पी कर आए तो आप मान कर चले कि चुनाव के समय बिल्कुल वो बेइज्जत होकर जाएगा। वैसे मिलेगा तो शायद उसके दूसरे दिन सुबह घर समझाने जाऊँगा। तो जब आप तराजू पर तुल रहे होते हैं तब ईमानदार रहिए। ये हमारे गुरुदेव का कहना था, और उनका परम पूज्य शिवासी जी के कारण मैं मनुष्य बना। अन्यथा ये सच है कि हमारे ऊपर मुकदमे थे, हम झगड़ालू आदमी थे, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खान पान भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो बाद में अगर मैं लहसुन प्याज भी मैंने छोड़ा, बाकी चीज़ें छूटी, मैं इसको अपने पूर्वजों की पुण्याई मानता हूँ और अपने गुरुदेव की कृपा मानता हूँ।
कि जब आदमी को बिगड़ना चाहिए तब मुझे संयम का अवसर मिला। छात्र राजनीति में भी मुझ पर कोई बाकी आरोप नहीं लग सकते हैं, और इसलिए लेकिन दिनों दिन चीज़ें आपसे छूटती जाए, जब आपके पास में पद और ताकत आती है तो सामान्यतः बुराइयां भी साथ आती हैं। मैं भाग्यशाली था कि मुझे समय पर गुरु मिले, मेरे माता पिता का संयम का मेरा जीवन मेरे सामने था, तो मेरी गलतियां जो मैंने जीवन में की थी उनसे मैं मुक्त होता गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे तो पता चला कि आप विशुद्ध शाकाहारी हैं, तो खान पान को लेकर आपकी क्या जो नहीं, मैं एक समय शिकार करता था। मेरे मामा का जो पक्ष था, तो आप बाहर में कुछ कर लेते हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं है वो, लेकिन मैं उनके साथ जाता था, तो मैं उतना उसको ही भी आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको पास आउट नहीं करता हूँ। अब किसी ने एक आध बार मुझसे पूछा कि आपने कभी शराब पी है क्या? आपने एक बार पी हो चाहे 1000 बार पी हो, पी है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने नहीं पी? आप नशेलची नहीं होगे, लेकिन आप ये कहने का हक नहीं रखते हैं ना। तो ये जो ईमानदारी है, ये ईमानदारी रहनी चाहिए। मुझे लगता है शायद ये आपकी बहुत बड़ी स्पष्ट वादिता है कि आप इतनी बेबाकी से इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था, आखिरकार वो कौन सी बात थी जिसने आपके मन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया कि नहीं, अब वो सब खत्म है, मुझे एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ना है? मेरे एक मित्र थे, जैन परिवार से थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनकी बच्चियाँ थी, वो जुआ खेलते थे, शराब भी पीते थे। तो मुझे लगता था कि इनकी बेटियों का जीवन नर्क बन जाएगा, तो ये छोड़ दें। तो मेरे गुरुदेव उस समय परिक्रमा करके लौटे थे, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। तो पता चला कि उनके सामने कोई जाता है तो शराब छोड़ देता है, बुराइयाँ छोड़ देता है। वो कहते थे कि कचरा मुझे दे जाओ, विधियाँ मुझसे ले जाओ, खूब कमाओ, यहाँ कमाओ, वैसा बोलते थे। तो मैं उनको लेकर गया, नवरात्रि का समय था, तो गए तो उन्होंने कहा कि कौन छोड़ेगा, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर में बलि प्रथा है, तुम नहीं कर ले सकते संकल्प, क्योंकि उसमें मांस भी छोड़ना है, शराब भी छोड़ना है, बाकी सब भी छोड़ना है। तो उन्होंने कहा बलि प्रथा है तो नहीं। मैंने कहा मैंने हाथ उठा दिए, क्योंकि मैं नहीं उठाता तो शायद वो नहीं उठाता, तो उसके चक्कर में मैंने हाथ उठाया। लेकिन मैं उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा नहीं, हाथ उठ गए तो उठ गए, जो होगा तो जिसके लिए उठाए वो जाने। तो संकल्प तो ऐसे हुआ, कोई संकल्प के मन से मैं नहीं गया था। संकल्प था कि मेरा दोस्त अपने जीवन में ठीक से हो जाए, शुरुआत ऐसी थी। लेकिन घर पर आए और उसके बाद में मेरे पिताजी माताजी ने तो उसको सहज स्वीकार किया, छोटे भाई मुन्ना भैया ने तो उस समय नहीं किया, वो 1-1.5 साल बाद उस रास्ते पर आए। तो मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट कृपा का मानता हूँ कि शायद कुछ नियति ऐसी रही होगी, निमित्त वाले वो मेरे, और आखिरकार वो नहीं माने, तो बाद में उन्होंने सुसाइड किया। तो ये जो मुझे दिख रहा था वो बरसों बाद घटा भी, लेकिन उनके कारण मेरे रास्ता बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, कि उसके बाद से मैंने कभी जीवन में संयम छोड़ा नहीं। अच्छा सर, अब मैं कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे करूँगा। 2023 में जब विधानसभा का टिकट फाइनल हुआ, ये कहा गया कि जब आपको टिकट मिला तो इसकी कीमत आपके जो भाई हैं जालम सिंह पटेल, उनको चुकानी पड़ी। नहीं, गलत। वास्तव में मुझे कहा गया था कि आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव तो लड़ना ही है, सीट आप देख लीजिए। तो मैंने पूछा था मुन्ना भैया से, उन्होंने कहा मुन्ना भैया आपके भाई के नाते नहीं, नरसिंहपुर के विधायक हैं, वो चुनाव वहाँ से लड़ेंगे, आप अपनी सीट देख लीजिए। मुन्ना भैया तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। और फिर उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में भी उन्होंने यही बात की कि जब मैं वो लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, तो आप मेरी सीट दीजिए। तब मुझे नरसिंहपुर दिया गया, उसमें मुन्ना भैया को मना नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये मुन्ना भैया की जिद थी कि मैं नरसिंहपुर है। अच्छा, एक और सवाल है कि जब नतीजे आ गए थे विधानसभा के और ये तय किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें एक बड़ा नाम प्रहलाद सिंह पटेल का भी था, और ये भी कहा गया कि जब नाम तय हुआ विधायक दल की बैठक में तो आप कुछ नाराज़ भी हो गए। क्या ये बात सच है? क्या बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। निर्णय हुआ और मैंने सबसे कहा कि चल के हमको सबको प्रस्ताव करना चाहिए। कुछ लोगों का मन खिन्न था, उसमें प्रहलाद पटेल नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है, और ये बात बाकी लोगों को भी, जो लोग थे वो कहेंगे, पर ये बिल्कुल गलत जानकारी है, और उसमें खिन्नता जैसी बात मैं इसलिए नहीं मानता। निर्णय को स्वीकार करना ये भारतीय जनता पार्टी की सामान्य परंपरा है। जब आपकी नाराजगी होती है तो वो बाद में भी दिखती है, छुपती नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोगों के मन में ये बात आई कि ऐसा कैसे हो, मुझे छोड़कर
मैं उनमें नहीं हूँ। प्रहलाद पटेल जी, आप पूरे प्रदेश में जो चुनाव का शोर है वो सुनाई दे रहा है, पूरे देश में बल्कि कहें सुनाई दे रहा है, उस बीच में कुछ आपके बयान भी सुनाई दे रहे हैं। मैं एक दो बयान आपके कोट करना चाहता हूँ। एक बयान आपका आया, क्योंकि छिंदवाड़ा आप लोगों के बहुत टारगेट पे है, देश के इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जो हेलीकॉप्टर से घर पर उतरते हैं। इसमें तो सच्चाई है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये निर्वाचन आयोग जो चिंता करता है, इन सब में इन बातों को भी देखना होगा। बाकी के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, खर्चा कैसे डालते होंगे, आप घर में ही अपना हेलीपैड बनाएं, तो ये छूट कैसे मिल सकती है। तो मैंने गलत नहीं कहा, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन, जब मैं 2004 में इनके खिलाफ लड़ा था, तो मैं हेलीकॉप्टर के खर्चे से ही इनको डिबार हो जाना था। अब वो नहीं हुए, मैं बहुत ऊपर गया नहीं पिटीशन में, लेकिन जिन लोगों ने वो पिटीशन देखी उन्होंने कहा कि कमाल की पिटीशन थी, और आपको आश्चर्य होगा पिटीशन मैंने बनाई थी। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं अभी भी मानता हूँ ये करेक्ट प्रैक्टिस है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है, अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस से ज़्यादा कमलनाथ के खिलाफ ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार छिंदवाड़ा में दौरे हो रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है कि एक जो सीट रह गई थी पिछली बार की, वो भी इस बार आपको हासिल करना है? नहीं, ऐसा अलग से कुछ है नहीं, पर पहली बार पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, ऐसा मैं कहूँगा। 2004 में मैं भी लड़ा था, मैंने कांग्रेस और कमलनाथ के आतंक को समाप्त किया था। इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और परिवारवाद समाप्त होगा। कमलनाथ के पास में कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है, उन पर जनसंपर्क निधि या सांसद निधि को गलत ढंग से बांटने के आरोप थे। कुछ सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, उनके खिलाफ फैसला हुआ। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ चीज़ें प्रमाणित नहीं हुई, वो बड़े मैनेजर माने जाते हैं, शायद उन्होंने मैनेज किया, कोर्ट ने तो फैसला किया, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ। तो मुझे लगता है उनका जो समझौते और मिलजुल कर चीज़ों को निकाल लेने की जो समय था वो समाप्त हो गया। और उनके सहयोगियों ने भी इसलिए छोड़ा कि उनको अपने परिवार के अलावा, बेटे, बहू, पत्नी के अलावा छिंदवाड़ा में कोई दिखा नहीं। तो ये परिवारवाद का ऐसा घिनौना चेहरा है जिसका इस चुनाव में समाप्त होना तय है, ये बात आप मानकर चलिए। अच्छा, लेकिन वो तो छिंदवाड़ा का जो मॉडल है उसको पेश करते हैं कि जितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है छिंदवाड़ा में उतना तो कहीं भी नहीं हो पाया। जब वो मैं क्षमा चाहता हूँ, चौथे स्तंभ ने भी शायद अपना चश्मे को उनकी भाषा के, उनकी आंखों से देखा, अन्यथा इंडस्ट्री खुली और बंद हुई, ये इतिहास है। और जो रोड बने हैं वो अटल जी के समय बने हैं या भाजपा की सरकार में बने हैं या नितिन गडकरी जी ने बनवाए हैं। कमलनाथ जी अगर एक उदाहरण दें कि मैंने ये काम कराया तो मैं मान जाऊंगा। तो इस बार लगता है कि छिंदवाड़ा भी आ जाएगा आपके पास? हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा, इसी चुनाव के बीच में कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। एक घटनाक्रम हुआ तमिलनाडु में, राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर उतरा उसकी सर्चिंग की गई। अभी एक खबर छिंदवाड़ा से भी आई कि जो पुलिस है उनके जो सहयोगी हैं आर.के. मिगलानी, उनसे उन्होंने बंगले पे जाके पूछताछ की। ये हो सकता है कि प्रक्रिया का हिस्सा हो, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि आप लोग यानी कि सरकार, जो एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल करके एक तरीके का दबाव बना रहे हैं चुनाव के वक्त उनके ऊपर। मिगलानी पर एफआईआर है, पुलिस पूछने जाए या ना जाए ये तय करिए, कांग्रेस को तय करना होगा। कमलनाथ से नहीं पूछा पुलिस ने, मिगलानी पर एफआईआर थी। एफआईआर है तो गनीमत है कि थाने नहीं बुलाया, ज़्यादा सम्मान प्राप्त होंगे तो शायद पुलिस उनके पास गई थी, मुझे तो इसमें भी आपत्ति है। रहा सवाल राहुल गांधी का, यदि मध्य प्रदेश में हुआ होता तब तो बवाल ही हो जाता, तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है। तो मुझे लगता है, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारों को अपने जेब में रखकर चलने का मन जिनने बना लिया है उनको छोड़ देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि निर्वाचन आयोग को सख्ती के साथ ही पेश आना चाहिए, सबके साथ। और हम जो नेता अपने आप को मानते हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, उनको चाहिए कि विनम्रता के साथ में इनके सामने जो वो जानकारी मांगे वो हम देने की कोशिश करें। इसमें हम कोई ज़्यादा एरोगेंसी ना दिखाएं या नाक का सवाल ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन पांडुरना में तो जब पुलिस गई तो कांग्रेस के विधायक के यहाँ से बैरंग लौटना पड़ा, वहाँ कुछ मिला नहीं उनको। इसको भी कांग्रेस कह रही है कि देखिए हकीकत तो ये नहीं, मुझे नहीं पता कि पुलिस किस बात के लेकर उनके घर पे गई थी। पुलिस का काम छापा मारना नहीं है। निर्वाचन आयोग का कोई व्यक्ति जाएगा, अगर किसी को पैसे के लिए जाना तो एसडीएम जाएगा या बाकी लोग राजस्व अधिकारी जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, वो आदिवासी इलाकों में खास तौर से जाते हैं और उन्होंने वहाँ पे इस बार देखा कि उनके हेलीकॉप्टर का जो फ्यूल है
वो ख़त्म हो गया, तो फिर जब गाड़ी से जा रहे थे तो महुआ मिलने वाली कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। बेमतलब का इशू बना रहे हैं आप, ये कांग्रेस के नेताओं से पूछिए तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी अपनी गलतियों के कारण, अपनी अनुभवहीनता के कारण खुद भी मजाक बनते हैं और कांग्रेस को भी मजाक बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के बारे में मुझे जवाब देना चाहिए। महुआ बीनने का फ़र्क क्या होता है, स्वाद क्या होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमें राहुल गांधी के चित्र नहीं देखना है, पर जो उनके कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि वो उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं, तय हो जाएगा। अच्छा, वो न्याय पत्र सर लेकर आए हैं, उस न्याय पत्र में उन्होंने जातिगत जनगणना की जो एक बात है वो कही और कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इस विषय को लेकर आप लोग क्या? आपातकाल लगाने वाली पार्टी को न्याय व्याय की बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी दादी ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हटी। 10 साल में प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया ये 10 साल में हो सकता है, जो कांग्रेस 6 दशक में नहीं कर पाई। न्याय की बातें उन्हें करनी चाहिए जिनने कभी न्याय किया हो। कांग्रेस बताए, हम लोगों पर दर्जनों मुकदमे लगाने वाली कांग्रेस की सरकार थी। क्या हम अपराधी थे? या तो वो कहें कि आप अपराधी थे। ये मध्य प्रदेश में मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे थे, मेरे कार्यकर्ताओं पर थे, तब न्याय नहीं दिखता था। अभी दिग्विजय सिंह जी हैं, वो जवाब दें। मेरा जनपद उपाध्यक्ष एनकाउंटर में मारा गया था कोटेगांव में, वहाँ न्याय नहीं दिखा कांग्रेस को, राहुल गांधी को, राहुल गांधी के पुरखों को। तो ये बेकार की बात है। जिनने देखा ऐसे भोले वाले बनने की गलती नहीं करनी चाहिए। खुद राहुल गांधी जमानत पर हैं, वो क्या न्याय की बात कर रहे हैं, वो मजाक उड़ाते रहते हैं। उनकी माँ जमानत पर है। तो ये ऐसे लोग जो कभी न्यायालय का सम्मान ना करें, जो कभी आर्थिक स्वच्छता की बात ही ना करें, बल्कि उसमें फंसे हों, वो न्याय की बातें करेंगे। मुझे कोई नहीं मानेगा। वो पता नहीं क्यों मजाक का पात्र बनना चाहते, मुझे नहीं मालूम। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है उसको एक सीट पे समझौता उनका हुआ था खजुराहो पे। हालांकि उनके प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो गया। वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों, कि इसमें भी कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था। समझौते में भी दिया, वो फार्म नहीं भर पाए। स्क्रूटनी में रिजेक्ट होने के कारण बहुत गंभीर होते तभी होते हैं। अब आप अपने आवेदन पर दस्तखत ही ना करें या जो भी कारण होंगे, निर्वाचन आयोग का फॉर्मेट ऐसा है कि कोई बड़ी भीषण गलती पर ही रिजेक्शन होता है, तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा मेरा कहना है। तो इस बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 की 29। हमेशा 14 में हमने 272 प्लस कहा था, 282, 19 में 300 पार कहा था, 303। इस बार का लक्ष्य 370 प्लस भाजपा, 400 पार एनडीए। संकल्प है, लक्ष्य है, प्राप्त करना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को मैं देख पा रहा हूँ कि वो पूरा होगा। प्रहलाद पटेल जी, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सर जी, बहुत धन्यवाद आपका। BS टीवी पर खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए BS टीवी।